लोगों से समाज कार्य अनुसंधान में उसके अर्थ को बताया था, उसकी परिभाषाएं बताई थी आप लोगों से, और अनुसंधान के अंतर्गत कुछ विशेषताएं थी, उद्देश्य थे, मैंने आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ समाज कार्य अनुसंधान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से अप्लाइड बनाए जाते हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से कोई चीज़ है जो फैक्ट के रूप में नहीं आने वाली है। प्रकृति के रूप में, फैक्ट के रूप में कोई चीज़ नहीं आने वाली है। अच्छा, जानते हैं प्रकृति क्या होती है? देखिए मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात को समझिए अच्छे से आप लोग। समाज कार्य शोध जो होता है वो समस्याओं से संबंधित है। पहली बात आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा, ये किससे संबंधित है? समस्या से संबंधित है समाज कार्य शोध। अच्छा, समस्या से संबंधित होने का मतलब है कि नवीन जानकारी की बात करता है, ये नवीन तथ्यों की बात करता है, सत्यापन चीज़ों की बात करता है, वैधता की बात करता है, विश्वसनीयता की बात करता है, फैक्ट की बात करता है। तो ये बेसिकली समाज कार्य शोध के रूप में जाना जाता है। और जिनका सामना, जब मैं इस बात को कहूँ कि जब समाज कार्य शोध में उन समस्याओं से संबंधित जब मैंने बोल दिया, तो आपको एक बात तुरंत समझ जाना है कि जिनका सामना व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता करता है। और व्यावसायिक, अब यहाँ पर 31st सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। तो 21वीं शताब्दी जैसे आप लोग को लिखने को मिलेगा ना, तो आधुनिक समय लिखिए तो सबसे अच्छा शब्द रहेगा ये। आज को बोला जाता है आधुनिक समय ही, मतलब जो चल रहा है इस समय वर्तमान को लेकर, उसको मेंशन किया जाता है आधुनिक को लेकर, है ना, आधुनिकता को। तो आप वहाँ पे ये चीज़ें बोल सकते हैं कि आधुनिक समय में समाज कार्य जो है, व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता का दृष्टिकोण जो है एक सराहनीय रहा है। एक प्रकार से सराहनीय का मतलब एक अग्रसर रहा, एक अच्छा माना जाता है। सराहनीय का मतलब प्रशंसनीय माना जाता है एक प्रकार से। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। समाज कार्य संस्थाएं, समाज कार्य करते वक्त जो भी गतिविधि होगी उस समय सामाजिक कार्यकर्ता व्यावसायिक समाज कार्य की भूमिका निभाएगा, ऐसी प्रकृति में। तो प्रकृति का मतलब नेचर है, तो नेचर है कैसा समाज कार्य का, आप जानते हैं व्यवसाय का रूप है। तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से समाज कार्य अनुसंधान भी व्यवसाय के रूप में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रकृति से हमारा तात्पर्य किसी की नैसर्गिक गुणों तथा आधुनिक संरचना का संगठन है। कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरा कि नैसर्गिक गुणों का मतलब ये हुआ, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार की जो भी क्वालिटीज़ होते हैं उसके अंतर्गत जो भी गुणात्मक पक्ष होंगे उसकी एक बुनियादी संरचनाएं आपको संगठन के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, तो बुनियादी संगठन क्या होता है, बुनियादी संरचना क्या होती है? कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे मनोसामाजिक समस्या है तो आप शारीरिक समस्या ले लीजिए, ठीक है, मानसिक समस्या ले लीजिए और नैतिक समस्याएं ले लीजिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। ठीक है भाई, और व्यावसायिक समस्याएं हो सकती है, व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, बहुत सारे होते हैं समस्याएं, है ना। उन सभी समस्याओं की एक संरचना बनाइए। तो वो जो सब आप कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं जो मेंशन करके बता रहा हूँ आप लोगों को, यह एक पार्ट माना जाता है बुनियादी संरचना का। ठीक है, जिससे कि उनकी पहचान और स्वभाव का पता चलता है। भाई जाहिर सी बात है, जब आपने शारीरिक, मानसिक और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों का आपने पता कर लिया, ठीक है, कि कहाँ पर उसका प्रभावित हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन कहाँ पर प्रभावित हो रहा है, मानसिक क्रियाएं कहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, शारीरिक क्रियाएं कहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, तो यहाँ पर आपने उसके आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर समस्याओं का एक प्रकार से पहचान करना, चयन करना, उसका स्वभाव का पता लगाना, ठीक है, बहुत सारे इसके उद्देश्य भी इसके एक प्रकार से प्रक्रिया भी मानी जाती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे, जब समाज कार्य शोध के चरण पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि समस्या का चयन के अंतर्गत कौन कौन सी पॉइंट्स आती हैं। लगभग 5 से 6 पॉइंट उसमें आती हैं, है ना। तो उसको मैं चर्चा करूंगा, वो मेरी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो। अच्छा, आगे मैं बात करूं तो किसी की प्रकृति में हमें उसके मूल अर्क का ज्ञान होता है। मूल अर्क, अच्छा देखो यहाँ पे अर्क ना समझे आप लोग। अर्क देखो, या का मतलब होता है एक प्रकार से, अगर मैं कहूँ जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, चाहे आप उस व्यक्ति को उस नाम से जो उसका विद्यालय वगैरह में जो नाम चलता है, या तो आप उसको बुलाइए उस नाम से, या तो उसको जो घर में नाम से बुलाया जाता है, निक नेम से जिसको आप लोग कहते हो, या तो उसको बुलाइए। तो या लगाने का मतलब एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, थीम व्यक्ति तो एक ही है ना। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मूल का मतलब होता है बेसिक,
बेसिक होता है। तो बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी होता है। अर्क उसी को बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में अर्क बोला जाता है, आप इसे याद रख सकते हैं, जो उसके अस्तित्व को दर्शाती है। ठीक है, जो उसके अस्तित्व को दर्शाती है। बस आपको यहाँ पर इतनी बात मैं समझाना चाह रहा था कि समाज कार्य अनुसंधान में आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है उसकी प्रकृति में, कि समाज कार्य एक प्रकार के व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। ये पहली पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट ये होगी कि समाज कार्य शोध में समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी पॉइंट आपका ये होगा कि समाज कार्य करते समय सामाजिक कार्यकर्ता अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने का जब प्रयास करेगा तो उसके साथ ही साथ समाधान करते वक्त कुछ संसाधनों का भी प्रयोग में लाएगा। तो इतनी बात आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। समाज कार्य शोध में समस्याओं का जब अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन जस्ट करने के बाद हम निदान की प्रक्रिया पर आते हैं, निदान की प्रोसेस पे आते हैं। और निदान मैंने आप लोगों की लास्ट वाली क्लास में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ आप सबसे, है ना। तो समाज कार्य और एक व्यवसाय समाज कार्य की दृष्टि से ये जो कार्य किया जाता है, तो निदान और उपचार की और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो भी इसमें लागू होती है समाज कार्य अनुसंधान की प्रकृति में। नेचर उसका यही है कि अध्ययन करेगा, नेचर उसका ये है कि निदान करेगा, नेचर उसका ये है कि वो उपचार करेगा। और ये करेगा किन चीज़ों पर? समस्याओं का। ठीक है, ये समस्याओं का करता। और ये किसके माध्यम से किया जाएगा? तो ये व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से किया जाएगा। बस इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न अगर बनाया जाएगा तो अप्लाइड बनाएगा। जैसे मैं एक प्रश्न देता हूँ आप लोगों से, निम्न बिंदुओं पर विचार करें, ये क्वेश्चन होगा। निम्न बिंदुओं पर विचार करें। पॉइंट नंबर 1, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। क्या समाज कार्य शोध, या मैं आपसे बोलूँ कि समाज कार्य अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण समस्याओं का समाधान करता है, पहली पॉइंट हो जाएगी आपकी। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। दूसरी पॉइंट आपका ये होगा कि समस्याओं का अध्ययन, निदान और समाज कार्य की निदान, अध्ययन और निदान समाज कार्य का एक व्यावसायिक समाज कार्य के दृष्टिकोण से देखा गया है। अध्ययन जो है, निदान, उपचार, मूल्यांकन क्या व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा गया है, ये दूसरी पॉइंट हो जाएगी। ये नेचर की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करता है, ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 4, क्या समाज कार्य शोध है प्राथमिक प्रणाली है, यह आपके 4 पॉइंट होंगे। ऑप्शन में आपके यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा कि 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन दिया रहेगा 1, 2, 4, ठीक है, ऐसे ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे सबको, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये ऑप्शन रहेगा। बताइए जरा कौन सा सही माना जाएगा, इसका कौन सा पॉइंट सही माना जाएगा? पूछना चाहते हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर सकता हूँ पॉइंट को। 1, 2, 3, वेरी गुड, मतलब बहुत सरल। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड। मैंने बहुत सरल टाइप से प्रश्न बनाया और आप लोग समझ भी गए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रश्न जो है आप लोगों को उलझा भी सकता है ऐसे शब्दों में भी। आप लोग ऐसे शब्दों का आप लोग वहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह एक प्रकार की प्रकृति के अंतर्गत ध्यान से आप लोग देखे रहिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। समाज कार्य अनुसंधान में एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कहूँ समस्याओं की रूपरेखा बनाता है, यही इसका काम है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो विभिन्न प्रकार के आंकड़े को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी बात अगर मैं आप लोगों से करूँ तो आंकड़ों का विश्लेषण करेगा, ठीक है। यह चीज़ें ध्यान रखें आप सभी लोग, है ना। तो ज़रूरी ये नहीं कि मैंने जो पॉइंट बोला इसी में से आएगा, ज़रूरी ये भी है कि ये भी पूछा जा सकता है, पॉइंट्स दिया जा सकता है आप लोगों का। मैं बता रहा हूँ, आप लोग जेहन में रखिए अपने कि ये चीज़ें जो होता है पूछा जा सकता है आप लोगों से। समाज कार्य शोध में आता है ये सारी की सारी बातें, ठीक है। समाकलन किसका करना होता है भाई? एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आंकड़ों का, डेटा का समाकलन होता है, तो वो भी देखने को हमें मिलता है इसमें, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्धांत, ये बेसिकली बनाया किस लिए जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। सिद्धांत ये प्रिंसिपल वाला सिद्धांत नहीं है, थ्योरी वाला सिद्धांत है। बात को समझिएगा, दो मतलब सिद्धांत एक प्रिंसिपल का मीन्स में होता है, एक होता है थ्योरी मीन्स भी सिद्धांत होता है ना, दोनों का मतलब होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वाला सिद्धांत नहीं होगा समाज कार्य शोध में, थ्योरी वाला सिद्धांत होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, शोध में इस सिद्धांत का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। ये प्रकृति में कुछ ज़्यादा चीज़ें, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, मतलब जैसे नहीं कहता भाई कौन से नेचर का उस व्यक्ति, मतलब उस व्यक्ति के अंदर कौन सा नेचर है, तो किस नेचर का वो व्यक्ति है। तो आप कहते हो ना कि भाई उसका नेचर है कि वो स्वाभाविक है,
मतलब स्वभाव से बड़ा अच्छा बंदा है, अच्छा बच्चा है ना, इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हो। चलिए मैं एक बात और आगे आप लोगों से कर लेता हूँ। देखो समाज कार्य का जो क्षेत्र है वो तो आप लोगों को मैंने भली भांति तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप सोशल वर्क के रिसर्च में बात, देखो मैं रिसर्च की, केवल रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजकार रिसर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो समाजकारी रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से आपको सोचना होगा, है ना, जिस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनेगा, और बनेगा प्रश्न इसी तरीके से समाजकारी शोध को लेकर। और अगर आपसे प्रश्न बनेगा पेपर फर्स्ट में, तो वहाँ पर आपको समाज कार्य नहीं लिखा रहेगा, केवल लिखा रहेगा शोध को लेकर, तो यानी रिसर्च लिखा होगा, है ना। तो रिसर्च लिखा होगा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि भाई रिसर्च और सर्च में क्या अंतर है? एक मेरा अभी आप लोगों ने साथ जानते भी होंगे, एक रिसर्च भी होता है, एक सर्च भी होता है। आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है रिसर्च का मतलब क्या होता है? अच्छा, जो सर्च होता है फर्स्ट टाइम होता है, खोजा होता है। चलो अच्छा ठीक है, आप लोगों का भी जवाब आया है भाई, लगभग लगभग आप सबका सही ही मानूंगा मैं। तो देर अब एक बार यहाँ पे ट्रेडिशनल शब्दों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, या तो कॉपी होगी तो नोट डाउन कर लेना, रिसर्च और सर्च में अंतर। देखो रिसर्च का मतलब होता है पुनः या बार बार खोजना किसी चीज़ को, और सर्च का मतलब भी होता है खोजना, ठीक है। तो समाज कार्य की बात करूँ या यूजीसी की, आप सीधे सीधा बात करो, यूजीसी की बात करो, है ना, तो यहाँ पे पार्ट 1 भी इन्वॉल्व हो जाता है सर्च में। तो जब भी कभी हम किसी रिसर्च में बात करते हैं तो रिसर्च में एक बात ध्यान रखना, उसमें प्रॉब्लम मिलेगी आपको, रिसर्च में आपको प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। ये सबसे पहली अहम बात है, प्रॉब्लम मतलब समस्या होती है, तो सबसे पहले समस्या आपको मिलेगी, और ये बात सिर्फ रिसर्च में होगा, ठीक है। तो रिसर्च में सबसे पहली प्रॉब्लम मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखना, और ये ज़रूरत भी होती है एक सोशल वर्कर को। और देखो मैं आपको बताऊं, रिसर्च जो होता है वह एक वैज्ञानिक ढंग से होगा, सर्च वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा। इसे आप कहो कि ये कहीं से भी आप कर सकते हो सर्च, बट अगर मैं बात करूँ रिसर्च को, तो रिसर्च एक वैज्ञानिक क्रियाविधि से होगा, और वैज्ञानिक की आप लोग पढ़ रहे थे 6-7 क्लास में भी कि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस कहते हैं किसे हैं। तो आप सबसे एक ही बात आप लोगों को मैं बताऊं, मुझे तो बचपन से यही पढ़ाया गया था, क्रमबद्ध। मैंने एक ही बात याद रखा है, क्रमबद्ध, है ना, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ याद ही नहीं किया परिभाषा में साइंस की। तो बस क्रमबद्धता, सुव्यवस्थित, जैसे क्रमबद्ध याद हो गया तो सुव्यवस्थित ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, है ना। तो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से जिस चीज़ को हम लागू करते हैं, या जहाँ पर हम किसी चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं वैज्ञानिक विधि को, वही कहलाती है एक प्रकार की विज्ञान या वैज्ञानिक प्रणाली कहलाती है, ठीक है। तो यह है क्रमबद्धता सुव्यवस्थित को, जहाँ पे तथ्य लेने की बात कर रहा है कि सिचुएशन से ले, तो यह विज्ञान। लेकिन सर्च में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, सर्च में ऐसा कहीं से भी कोई भी फैक्ट आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और एक चीज़ और मैंने बताया था, यहाँ पे जो रिसर्च होता है ना, सत्यापन की बात करता है, सत्यापन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर सर्च में सत्यापन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। सत्यापन करने की जो ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है, वो पड़ती है रिसर्च में, ये आपको ध्यान रखना होगा, सर्च में नहीं पड़ता है ऐसा कुछ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना आप लोग, रिसर्च में नैतिकता भी होती है, रिसर्च में नैतिकता भी होती है, और नैतिकता सर्च में नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ अंतर थे, और यही कारण है कि रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है, मोरलिटी पाई जाती है इसमें। और रिसर्च एक प्रक्रिया के रूप में होता है, और नई जो प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रक्रिया की बात करूं तो वह एक नवीन मानी जाती है रिसर्च। तो नवीन होने का कारण है कि नए नए तथ्य मिलेंगे, तो यही रीज़न है कि रिसर्च को नवीन तथ्य कहा गया, ये आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा व्यवहारिक भी होता है ये व्यवहारिक भी होता है, याद रखना, व्यवहारिक जिस ऑप्शन में मिलेगा वो ऑप्शन ध्यान रखना, चाहे पार्ट 1 का हो चाहे पार्ट 2 का हो, यूजीसी का क्वेश्चन या एमपीपीएससी का जो भी प्रश्न हो, आप व्यवहारिक वाले को टिक मार देना, ठीक है, ये हमेशा सत्य माना जाएगा व्यवहारिक। और उपयोगी क्यों माना? अच्छा उपयोगी भी होता है रिसर्च, उपयोगी क्यों होता है भाई जानते हैं आप लोग? क्योंकि निष्कर्ष जो होता है ना, उसी निष्कर्ष को बेस बनाकर वह उपयोगी होता है, और उसी उपयोगी होने के नाते वह किसी व्यक्ति विशेष पे करता है, तो यही रीज़न है कि यह एक उपयोगी भी माना जाता है। तो ज़रूरी ये भी नहीं कि मैं अगर बोल दिया व्यक्ति विशेष तो केवल केस वर्क पर ही होगा भाई, तो ग्रुप वर्क पे नहीं हो सकता क्या? ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे सदस्य है ना, और ट्रैकर ने ये बात कहा है कि समूह के सदस्यों को सेवार्थी बोला है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी मिलेंगे, समुदाय में भी मिलेंगे सेवार्थी, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा मौलिकता भी होती है, आप जानते हैं मौलिक, मौलिक मीन्स क्या होता है बताइए जरा, मौलिक क्या होता है? मौलिक देखो ये सारे के सारे शब्द ना
पूछ हाँ, यूजीसी पार्ट 1 में बात करूँ या पार्ट 2 की बात करूँ, ये सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को। मौलिक है ये। तो मौलिक का मतलब मैं बताऊँ आपको, मौलिक का मतलब होता है एक प्रकार से खुद खुद बनाना। मौलिकता होना एक प्रकार खुद बनाना, यानी स्वयं की बात करता है। तो कोई रिसर्च जब आप करते हैं तो खुद का थ्योरी होती है, खुद के सिद्धांत होते हैं आप सबके, है ना। तो उसको मौलिकता कहा जाता है एक प्रकार से। और वैज्ञानिक भी होता है, आपको पता है ये रिसर्च और सर्च का अंतर है। चलिए मैं क्षेत्र की बात करता हूँ। एक क्षेत्र आपका देखो समुदाय का स्वास्थ्य होगा, तो रिसर्च कहाँ पर करेंगे आप बताइए ज़रा। समुदाय के क्षेत्र में करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो हाँ करेंगे भाई। कैसे करेंगे बताइए ज़रा। आज के समय में अगर मैं आपसे बात करूं, आज के समय में, वर्तमान समय में समाज कार्य एक विविध व्यवसाय बन गया है और दिन प्रतिदिन ये इतना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है समाज कार्य करने के लिए कि उन क्षेत्रों को लेकर मैं अगर बात करूं, जैसे अभी महेश जी, क्या नाम है उनका, वो मेडिकल लाइन में है। तो आप ज़रा मुझे बताइए, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि समुदाय का जो स्वास्थ्य, जैसे अगर कभी आपको मिल जाए, अगर मान लीजिए आपके जो सीनियर लोग हैं अगर उन्होंने कह दिया कि भाई चले जाइए किसी कम्युनिटी में, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो रिसर्च करने जाएंगे एक प्रकार से। अच्छा, रिसर्च किस चीज़ का करने जाएंगे आप वहाँ पर? आप मेरी पहली बात को ध्यान से सुनिए। आप समुदाय का स्वास्थ्य समाज कार्य के लेकर, समाज कार्य के क्षेत्र को लेकर यहाँ पर बात करूँ तो समुदाय के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समुदाय में जितने रहने वाले लोग हैं उन लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताएं क्या है ये आप चेक करेंगे वहाँ पर लोगों को मिल रहा है नहीं, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में हैं। आप मेडिकल लाइन में इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का ही जाँच करेंगे, है ना। आप ऐसा नहीं कि आप डिसेबिलिटी वाला क्षेत्र उठा लीजिए। हाँ देखो, हाँ अगर आपको वो चीज़ें मिल रही है तो आप उसे नोट जरूर करेंगे, बट उस पर फोकस नहीं करेंगे। हाँ, प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए आप उनको एफर्ट करेंगे, ये काम आप कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा आप स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे, उन लोगों को खोज करेंगे उस पर, और उसको जब आपने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को जाना, फिर आप क्या करेंगे, स्वास्थ्य समस्याओं के शोध के लिए आप उनको अवसर प्रोवाइड करेंगे। लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी कई समस्याएं होती हैं जो हम अनुसंधान के माध्यम से ही कर सकते हैं, एक शोध के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो यही कारण है कि आपके सीनियर लोगों ने आपको भेजा समुदाय में, इसकी स्वास्थ्य के संबंध में एक मेडिकल सोशल वर्कर ही ऐसा काम कर सकता है, समझ सकता है उनकी समस्याओं को और नोट भी कर सकता है क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो समुदाय में भी एक मेडिकल सोशल वर्कर की, और मैं अगर कहूँ तो एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो अप्लाइड प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, इस तरीके से सेंटेंस बनाकर बनाए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे सेंटेंस बनाकर। तो आप लोग यहाँ पे सुने रहिएगा, अगर बाय द वे बनेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसी चीज़ों का। दूसरी बात करूँ तो समुदाय का मानसिक स्वास्थ्य होता है। समुदाय का मानसिक स्वास्थ्य में क्या बात करेंगे आप, इसके परिप्रेक्ष्य में कैसे बात करेंगे, बात को ज़रा समझिए। देखो, ये भी एक ऐसा क्षेत्र है सामुदायिक संगठन समाज कार्य शोध का। इसके अंतर्गत ना शोध की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य में डिप्रेशन चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है, तनाव भी इन्वॉल्व होता है। और आज के समय में घरेलू हिंसा तो बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, है ना। तो लोगों की मानसिकता कैसी है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी वहाँ पर। तो जो उनकी जीवन शैली है आज के समय में, उस समुदाय के लोगों की जीवन शैली कैसे, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, मानदंड जिसको बोलते हो आप लोग, है ना, ये सारी चीज़ें आप उसमें क्या देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य कितना प्रभावी है, कितना प्रभावी नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनके जीवन शैली को जांच करेंगे। तो ये प्रकार यहाँ से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र कहा जाएगा ये, ठीक है। तो समस्याओं को राहत प्रदान करने के लिए शोध की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यहाँ पर समुदाय का मानसिक स्वास्थ्य के लिए समाज कार्य शोध में सामाजिक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका मानी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात करता हूँ दीपा मैडम, देखिए बाल कल्याण क्या होगा। बाल कल्याण आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, विभिन्न प्रकार की योजनाएं आज के वर्तमान समय में चलाए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना। और बहुत सारे ऐसे संगठन है या एनजीओ है जिसके माध्यम से बच्चों के विकास के बारे में बात की गई है। लेकिन रिसर्च की अगर पॉइंट आपसे मैं बात करूं तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। समाज कल्याण भी एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है समाज कार्य शोध का, जहां समाज कार्य अनुसंधान के माध्यम से हम कार्यक्रमों के अनिवार्यता को बता सकते हैं। वहाँ पर अनिवार्यता का मतलब मैंने यहाँ पर क्यों बोला, अनिवार्यता का मतलब ये हुआ कि
उन गांव में या उस समुदाय में, उस ग्रामीण में, उस शहर में, उस नगर में, उस नृजाति केंद्रवाद में, ठीक है, वहाँ पर बच्चों के संबंध में कोई कार्यक्रम नीति नहीं पहुँच पाई है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसे जागरूक करेंगे, उसको बताएंगे कि ये जो कार्यक्रम है या नीति जो है चलाई गई सरकार के द्वारा, आप इसका फ़ायदा उठाइए। और अगर नहीं पहुंच पा रही है तो आप अपने से ऊपर या अपने सीनियर से उससे बात करेंगे कि बाल कल्याण के संबंध में आप वहाँ पर वो चीज़ें जाकर प्रोवाइड कराइए उन बच्चों के लिए, उनकी माताओं के लिए, है ना। इस तरीके की गतिविधि जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो बच्चे होंगे उन बच्चों के कल्याण से संबंधित, उनके जीवन को बेहतर बनाने के संबंध में ये समाज कार्य शोध में काम किया जाता है बाल कल्याण को लेकर, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का शोध ही है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे ICD का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो क्या होता है इसमें? भाई बच्चों के संबंध में जाइए, आप वहाँ पर जानकारी लीजिए, ये चीज़ें अगर नहीं मिल पा रही तो उनको प्रोवाइड करिए, ये सारी की सारी चीज़ें। और महिला कल्याण आप जानते होंगे, महिला कल्याण क्या होता है? महिला कल्याण बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज के समय में सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम नीति जो चलाई गई है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो समाज कार्य शोध में भी एक अहम और महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं महिलाओं से लेकर। तो महिलाओं से हर एक एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में प्रश्न तो श्योर पूछा जा रहा है आजकल, महिलाओं से, युवा से, बच्चों से। और समाज कार्य में तो ये 3 चीज़ें तो ध्यान ही रखना, और साथ ही साथ वृद्ध जन को लेकर बीच में जितनी भी उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था आती है, उत्तर किशोरावस्था आता है, पूर्व किशोरावस्था आता है, ये सारी चीज़ों को आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बीच की। बाकी इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। महिला कल्याण क्या होता है जानते हैं आप लोग? बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये भी समाज कार्य अनुसंधान का एक अहम पार्ट माना जाता है। आज के समय में महिलाओं के लेकर जो भेदभाव समाज में फैला हुआ है, उसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज कार्य शोध की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उन्हें पुरुषों से कम आंका जाता है, उनको कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है पुरुषों के अपेक्षा, है ना। तो इसलिए ऐसे अनुसंधान में आवश्यकता होती है समाज कार्य शोध की। तो महिलाओं की दशाओं में सुधार करने की जो गतिविधि होती है वो किसका पार्ट माना जाता है? समाज कार्य शोध का क्षेत्र माना जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरी बात समझ में सभी को आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं आप लोगों से एक चीज़ बताऊंगा, फैक्ट से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो भी प्रश्न आएंगे वह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अप्लाइड। फैक्ट से क्वेश्चन आएंगे समाजकारी क्षेत्र का, और ये समाजकार का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसको लेकर प्रश्न बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रश्न नहीं आने वाला है, सिर्फ अप्लाइड प्रश्न बनाए जाएंगे यहाँ पर। और ज़्यादातर चांसेस हैं इस बार ही क्या, हर बार ये चांसेस होते हैं कि कथन और निष्कर्ष को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को ध्यान से सुने रहिए आप लोग। युवा कल्याण क्या होता है? समाज कार्य शोध के अंतर्गत ये भी एक प्रकार से क्षेत्र माना जाता है। तो समाज कार्य अनुसंधान में युवा कल्याण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक प्रकार से अगर मैं आपसे बताऊं, उनके जो भी उनके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, उन व्यक्तियों के अंतर्गत जो भी अवांछनीय व्यवहार या मैं कहूँ असामाजिक व्यवहार जो उत्पन्न हो रहा है, उनको क्या करना है? समाप्त करना है या उसको दमित कर देना है, ठीक है, ताकि उन व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है युवा कल्याण के संबंध में, ठीक है ना। तो समाज कार्य अनुसंधान एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो संभव है समाज कार्य शोध में, ठीक है, किया जा सकता है इसे। वृद्ध जन कल्याण की बात मैं करूं तो वृद्ध जन कल्याण की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वर्तमान के समय में अगर देखा जाए आप लोगों से बताऊं मैं, तो इन वृद्ध व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है चलाए गए हैं, और ज़रूरी भी है इन व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम चलाना, क्योंकि वृद्धजनों के कल्याण के संबंध में जितने भी कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों के माध्यम से ही हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते ऐसा काम। तो जन कल्याण के लिए जब भी आप शोध के काम करते हैं तो समाज कार्य का एक विषय माना जाता है, ये एक क्षेत्र माना जाता है एक प्रकार से। तो ऐसे में आप किसी भी वृद्ध व्यक्तियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग देखते हो आज के आधुनिक समय में, वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है विद्यमान है हमारे समाज में, ठीक है। लोग छोड़ देते हैं अपने वृद्ध माता पिता को, तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, ताकि वो अपने जीवन यापन सही तरीके से कर सकें, अपनी जीविका सही तरीके से वो जी सकें या चला सकें। इस तरीके की गतिविधियां जो है समाज कार्य में चलाई गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वृद्ध जन लोग हैं, उनकी सहायता के लिए समाज कार्य के अंतर्गत कल्याण के संबंध में अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करता हूँ सामाजिक बुराई।
सामाजिक बुराई क्या है? तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए समाज कार्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सामाजिक बुराइयों के कई ऐसे पहलू होते हैं जिन पर शोध किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा एक कम्युनिटी या क्षेत्र की बात करूँ तो जैसे मैं एक क्षेत्र की बात करता हूँ लाडोसराय की। दिल्ली का एक क्षेत्र है लाडोसराय। ठीक है, लाडोसराय में एक और क्षेत्र, वहाँ के एक और क्षेत्र है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। वो अंबेडकर कॉलेज कहाँ पर है भाई, किसी को पता है? अंबेडकर कॉलेज कहाँ पर है? चलो छोड़िए, अच्छा इस बात को, मैं उस क्षेत्र का नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। उस क्षेत्र में अगर मैं बताऊँ तो 50 रुपये के लिए मर्डर हो जाता है, 100 रुपीज़ के लिए मर्डर हो जाता है एक व्यक्ति का। तो मान लीजिए वहाँ पर ये समाज में एक प्रकार की जुर्म या आपराधिक जैसी गतिविधियाँ जो है, यह एक प्रकार की बुराई को रिप्रेजेंट करती है ना। वह एक क्षेत्र मुझे अभी यह नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक बार वहाँ पर गया था अपने दोस्तों के साथ सर्वे करने के लिए। तो साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें जो थे वहाँ पे जानकारी लिया। तो एक मित्र का मेरे मकान ही वहाँ पर है, तो उन्होंने मेरे से बात बताई थी कि ऐसा होता है, वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं गरीबी का उन्मूलन करना। तो देखो, गरीबी उन्मूलन करने का मतलब है, एक प्रकार से अगर मैं बताऊं समाज कार्य शोध में, तो विकास के पथ पर अगर अग्रसर होने के बावजूद भी भारत में गरीबी जैसी समस्याएं भयंकर रूप में विद्यमान है, और जिसका समाधान करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसका करेगा कौन? इस समस्या का दूर, गरीबी खत्म करेगा कौन? ये करेगा सामाजिक कार्यकर्ता, व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता करेगा। तो कैसे करेगा? विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से काम करेगा, चाहे ग्रुप वर्क करे, चाहे कम्युनिटी वर्क करे, चाहे केश वर्क करे, है ना। तो उनके माध्यम से क्या करेगा? गरीबी को कम करेगा। और आप जानते हैं विभिन्न प्रकार से भाई, जैसे आर्थिक स्थिति कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है इस बार, तो है ना। और सभी लोगों के साथ सैलरी में कटौती हुई है। शायद कुछ ही लोग होंगे जिनके सैलरी में कटौती नहीं हुई है, बाकी के मैं बहुत लोगों को जैसे जानता हूँ, 90% लोगों को जिनको सैलरी में कटौती हुई है इस कोविड-19 में। तो जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति का डाउन हो जाना, ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर देता है गरीबी उन्मूलन को। ठीक है, तो वहाँ पे विद्यमान है, तो उनको ख़त्म करना है, समाप्त करना है। तो ऐसे क्षेत्रों में भी सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है। व्यवसाय बाल अपराध की बात करूँ। बाल अपराध क्या है? समाज कार्य में बाल अपराधों को दूर करने के लिए, कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सोशल वर्कर, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है जो बालकों के प्रति जो भी किए जा रहे हैं कार्य, उनमें अपराध को कम करने को लेकर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बाल अपराध भी बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यह उत्तम नगर, आपने नाम सुना होगा उत्तम नगर का, दिल्ली में एक क्षेत्र है। ठीक है, और पालम एक मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे का, मतलब राइट साइड। अब मैं आपको यहाँ पे कैसे बताऊँ उस क्षेत्र को, तो वहाँ पे बाल अपराध जो कंडीशन है, छोटे बच्चे जो हैं, वो कंडीशन वहाँ पर मैंने देखा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाल अपराध भी एक प्रकार से एक समस्या है ये। तो ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य शोध के माध्यम से काम उसको समाप्त कर सकता है, ये काम कर सकता है। ठीक है ना, तो कम करने का मतलब ये हुआ कि अपराधों को कम करना, और सोशल वर्क का एक पार्ट माना जाता है, एक क्षेत्र माना जाता है। जुर्म की बात करूँ तो आप उसी क्षेत्र को रिलेट करिए, और सुधार की बात करूँ, देखिए जुर्म और सुधार जानते होंगे आप लोग। समाज कार्य जुर्मों को रोकने के लिए आवश्यक सुधार लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और आवश्यकता है भी समाज कार्य में। तो जुर्म और अपराध से संबंधित कई पहलू ऐसे होते हैं जिन पर व्यापक रूप से समाज कार्य शोध किया जा सकता है। तो बेसिकली जितने भी कार्य हो रहे हैं आज के वर्तमान समय में, सबसे ज़्यादा कार्य इसी पे किए जा रहे हैं, जुर्म और सुधार को लेकर, है ना, इस पे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी जो आपसे चर्चा किया है, ये सारे के सारे समाज कार्य शोध के क्या थे? क्षेत्र थे। ठीक है, समाज कार्य के क्षेत्र थे। क्या आप लोगों को PDF दिखाई दे रहा है? दोबारा से मैं बताइए जरा एक बार, क्या आप लोगों को एक PDF मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ, वेरिएबल्स। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ध्यान से सुनिए, वेरिएबल्स के बारे में आप जानते होंगे वेरिएबल्स क्या है। चलिए एक साधारण शब्दों में जरा मुझे कोई बताए कि वेरिएबल्स क्या होता है। कोई बता सकता है मुझे वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? देखो चलो ठीक है, देखो मैं परिवर्तन तो ऐसी सी बात है, होना तो चाहिए ही चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है।
एक शब्द इस चर को एक नाम दिया जाता है, आप लोग जानते भी होंगे भली भांति तरीके से, उसका नाम है प्रदत्त। आप शायद समझते होंगे, इसी प्रदत्त को ही बोला जाता है चर। जब कभी एग्ज़ाम में आप लोगों को मिले ऐसा प्रदत्त लेकर, वेरिएबल्स तो नहीं मिलता है बेसिकली कि चर कौन सा नहीं, लेकिन प्रदत्त जरूर मिलता है आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो प्रदत्त शब्दों को आप लोग यूज़ करें, तो इसको अगर मैं तोड़ूँ प्रदत्त को, तो यहाँ पर जो उपसर्ग लगा हुआ है प्रदत्त, प्रा उपसर्ग है, ठीक है। तो इस प्रा उपसर्ग का मतलब जो होता है पहले, इसका अर्थ क्या होता है, पहले होता है, इसका मतलब होता है पहले। और दत्त की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है दिया गया, मतलब दिया गया। तो प्रदत्त या वेरिएबल्स का तात्पर्य एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो आप ये कह सकते हो कि पहले जो डेटा लिया गया हो या दिया गया हो, ऐसी कंडीशन के बारे में बात करता है, डेटा या आंकड़े के बारे में। तो जब अपनी, हाँ, आंकड़े बेसिकली प्रदत्त का रूप तो है ही है, प्रदत्त का जो रूप है वो आंकड़े ही है। लेकिन वेरिएबल्स एक प्रकार से अगर मैं बताऊं, इस वेरिएबल्स का दूसरा रूप, जिसे मैंने आपको बताया वेरिएबल्स है, आंकड़े जो हैं, आंकड़े इन्वॉल्व होंगे वेरिएबल्स के रूप में आएंगे। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आप एक शिक्षार्थी हैं, तो मैं एक वेरिएबल्स हूँ, मैं एक चर हूँ। और जैसे अगर कोई थर्ड पर्सन है, वो सोशल वर्कर है, तो हम दोनों के बारे में जानकारी ले रहा है, तो मैं उसके लिए डेटा हूँ, मैं उसके लिए डेटा। तो यहाँ पे डेटा बना आंकड़े प्रदत्त, मतलब इसका दो पार्ट बनते हैं, समझिए। तो डेटा कहाँ पर भूमिका निभाएगा, कहाँ पर प्रदत्त भूमिका निभाएगा, ठीक है, बात को समझिएगा अच्छे से। पहले तो आप इसकी परिभाषा समझिए, वेरिएबल, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं आपसे एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब अपने परिस्थिति के अनुसार, मतलब आपकी परिस्थिति होगी, आप सोशल वर्कर हैं, अपने आप को रखिए अपने दिमाग में। जब अपने परिस्थितियों के अनुसार जब आप कोई विभिन्न प्रकार के कोई विषय वस्तुओं में परिवर्तन लाते हैं, मतलब मुझ में परिवर्तन ला रहे हैं आप लोग, किसी घटना में परिवर्तन ला रहे हैं आप लोग, किसी सेवार्थी में परिवर्तन ला रहे हैं आप लोग, किसी वस्तु, घटना इत्यादि जैसी चीज़ों में जो परिवर्तन लाते हैं, उस परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है वही एक प्रकार की क्या होती है, आपकी चर होती है। या विषय वस्तुओं में परिवर्तन चलती रहती है, जो परिवर्तन चलता रहता है वो वेरिएबल्स चलते रहते हैं, उसको एक प्रकार से वेरिएबल्स मतलब चर चलते रहते हैं उसमें, ठीक है। वेरिएबल्स सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि परिस्थितियों के अनुसार जो भी विषय वस्तु में परिवर्तन आएगा उसे चर कहेंगे, बस, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब एग्ज़ाम में हालांकि कई ऐसे आप लोगों से प्रश्न बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ किसी शिक्षक शिक्षार्थी के बारे में, अगर आप उसके शिक्षण प्रशिक्षण का स्तर जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर वेरिएबल्स किस किस रूप में जाना जा रहा है, ठीक है। या दो भाइयों के वेरिएबल्स के बारे में, उनकी क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उनके बारे में जान रहे हैं, माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसे जान रहे हैं, तो उसमें कई वेरिएबल्स होते हैं। बट आप ध्यान रखना आप लोग कि दो वेरिएबल्स होना तो श्योर है, दो वेरिएबल्स होना, बिना दो वेरिएबल से काम ही नहीं चलेगा आप लोगों का। समाज कार्य शोध की बात करूं या मैं चाहे रिसर्च का ही बात क्यों ना करूं, दो वेरिएबल्स तो होना ही होना है आप लोगों को, ठीक है। कम से कम दो वेरिएबल्स होना चाहिए। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए मैं यहाँ पर एक लाइन पढ़ता हूँ, नहीं समझ में आया तो बोला करो, और ये मौका है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको समझने के लिए मेरे से, ठीक है ना। क्योंकि ये टॉपिक जब समाप्त हो जाएगी फिर मैं दूसरा टॉपिक लूँगा, तो कैसे फिर आऊँगा बताइए। जिस वस्तु तथा घटना के गुणों को मापा जाता है वे चर कहलाते हैं। बात वही है, जिस वस्तु की बात मैं करूं, जिस घटना की बात करूं, उसके गुण को माप लूँ, या मैं उस वस्तुओं में परिवर्तन लाने की बात करूं, तो ऐसी कंडीशंस को कहा जाता है चर कहा जाता है, उसको बोला जाता है वेरिएबल्स बोला जाता है। चर शोध में परिकल्पना के बाद उपयोग या उसका प्रयोग मिला है। देखो परिकल्पना क्या होता है, जानते हो आप लोग परिकल्पना की परिभाषा कौन बताना चाहेगा मुझे? परिकल्पना की परिभाषा कौन बताना चाहेगा? मैंने शायद एक बार बता चुका हूँ। परिकल्पना बोलो या प्रकल्पना बोलो या हाइपोथेसिस बोलो, बात तीनों एक है। हाँ बोलिए। उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर, है ना। चलो अच्छा,
चलो अच्छा, कल्पना कर रहे हैं आप। तो आपने यहाँ पे शब्दों को तोड़ा है, यानी मैं ये कह दूँ कि परिधन कल्पना, यानी कल्पना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो परि एक प्रकार का उपसर्ग होगा, देखो ये भी उपसर्ग ही है, ठीक है। तो कुल टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। 22 उपसर्ग होते हैं, ये भी एक प्रकार का उपसर्ग है। तो देखो जो चर शोध है, अगर मैं बात करूँ तो परिकल्पना का एक सिंपल बात याद रखो, वो हमेशा आपको वही चीज़ ध्यान भी रखनी है, वही परिकल्पना ही होती है, ठीक है। जब आप शोध कर रहे होते हैं, रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर जब आप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करो, या दो से अधिक व्यक्ति के बजाय अगर मैं वेरिएबल्स बोलूँ तो बहुत अच्छा होगा। अगर मैं वेरिएबल्स बोलूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में ही कह रहा है, जो मैं पॉइंट लिखा हूँ यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि चर में परिकल्पना, तो आप चर ही समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो जब शोध की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक चरों के संबंध में बतलाते हुए कोई शोधकर्ता या कोई सामाजिक कार्य करता जब किसी समस्या का संभावित समाधान कर दे, या संभावित का मतलब प्रोबेबिलिटी वाला संभावित होगा, जहाँ पर समस्या का समाधान हो रहा है, तो ऐसे संभावित समस्या का समाधान जब प्रस्तुत होता है तो उसे ही हम कहते हैं प्रकल्पना बोलते हैं, या उसे ही हम कहते हैं परिकल्पना बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से फिर से सुन लीजिए आप लोग, कि दो या दो से अधिक चरों के संबंध को बताते हुए कोई सामाजिक कार्यकर्ता जब किसी समस्या का एक संभावित समाधान करता है या प्रस्तुत करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकल्पना कहते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गया ये बात। तो कहता है कि चर शोध में प्रकल्पना या परिकल्पना के बाद प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपको मैं बताऊं बेसिकली क्या होता है, इससे पहले भी एक कंडीशन आती है जिसको आप साहित्य समीक्षा बोलते हैं, है ना। वो अभी आपको मैं बताऊंगा वहाँ पर कैसे कैसे कंडीशन होता है वो स्टेप में, ठीक है। साहित्य समीक्षा कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, फिर हाइपोथेसिस कैसे आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों से। बशर्ते आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि चर में जो होगा वो परिकल्पना के बाद ही प्रयोग में किया जाएगा, ठीक है। परिकल्पना के बाद में ही प्रयोग किया जाएगा। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से, ठीक है भाई। चलिए फिर मैं आगे बढ़ूँ, अब बताइए जरा एक बार कंफर्म करिए, चर किसे कहते हैं, इतना तो पता हो गया होगा आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। आगे मैं बात करता हूँ चरों के प्रकारों को। अब मैं देखो वेरिएबल्स के बारे में बताऊँ तो अगर आपके पास केबीएस मदान की बुक होगी तो आप लोगों के वहाँ पर जितने बच्चों के पास होगी उनमें दिखेगा कारणीय संबंधों के आधार पे है, मापन के आधार पे है, अध्ययन के अभिकल्पना के आधार पर भी है। एक बात बताऊँ मैं आपको, वेरिएबल्स कई टाइप के होते हैं, चर जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए जरा, कौन मुझे बताएगा जो एजुकेशनल रिसर्च है वो सबसे पहले किसने दिया था, उसका नाम बताइए। सबसे पहले किस व्यक्ति का नाम आता है, शैक्षिक अनुसंधान किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया था, किसी को पता है? 1897 में, और नाम है J.N. राइज, या आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले शैक्षिक अनुसंधान के बारे में बताया था। तो ये फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो कारणीय के आधार पर अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के आपको शोध मिलेंगे। निराश्रित शोध चर मिलेगा, आश्रित चर मिलेगा, हस्तक्षेप चर मिलेगा और बाह्य चर मिलेगा। अभी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा इस सब के बारे में एक एक करके। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अगला स्वतंत्र चर के बारे में। स्वतंत्र चर होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न भी बनाया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। स्वतंत्र चर को लेकर पार्ट 1 में तो श्योर है, यहाँ पे डेफिनेटली पक्का है भाई, यहाँ से प्रश्न देखो, प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं। आप सोचिए 2004 से एग्ज़ाम हो रहे हैं यूजीसी के। वेरिएबल्स में अगर मैं चर के रिसर्च की बात करूं तो क्या रिसर्च में कोई प्रश्न रिपीट होता है? कभी नहीं रिपीट होता, बाकी में रिपीट हो जाता है। चर्स वेरिएबल्स या रिसर्च की बात करूं इसमें रिपीट नहीं होता। कारण यही है कि वेरिएबल्स को अगर मैं बताऊं आपको समझने के लिए, इसको सिर्फ समझो, ठीक है, समझना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो आपको नहीं आएगा समझ में कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझ फिर नहीं आएगी। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे स्वतंत्र चर होता क्या है। सिर्फ शब्दों का हेर फेर होगा, शब्द को समझना पड़ेगा आप लोगों को।
देखिए, अगर मैं स्वतंत्र चर की बात करूं, इसी स्वतंत्र चर को बोला जाता है अनाश्रित चर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनाश्रित बोला जाता है। आप लोग लिख रहे हैं या समझ रहे हैं? नहीं, बताइए जरा एक बार। और इसी को अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसे कह सकते हो एक प्रकार से स्वतंत्र चर हो गया, अनाश्रित हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, बस इतनी ही बात आप ध्यान रखिए, 3 चीज़ें इसको बोला जाता है। अब ध्यान सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर इसके बारे में, तो ये कहता है अपनी मर्जी से कोई काम करना, अपने मर्जी से किसी चीज़ को जोड़ देना या उसको तोड़ देना। जोड़ तोड़ का मतलब होता है, जोड़ने का मतलब होता है, आप यहाँ पर ये शब्द सोचिए आप लोग कि किसी जमा की बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि 2+2 का कर दो, जोड़ दो, ये बात नहीं कर रहा हूँ। जोड़ने का मतलब ये हुआ कि आपने अगर लगा आपको कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को मोटिवेशन दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर आप मोटिवेशन देंगे तो बताइए, आप जब मोटिवेशन बढ़ाएंगे आप, तो मोटिवेशन आपने बढ़ाया है यहाँ पर, तो इसको जोड़ दिया मोटिवेशन को, तो जाहिर सी बात है अधिगम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए जरा मुझे। जब आप मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो अधिगम बढ़ जाएगा, बताइए एक बार जरा मुझे बताइए। बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर अधिगम बढ़ गया, तो ये मतलब जोड़ना हुआ, यहाँ पर जुड़ गया ये चीज़, इसको। और तोड़ना, तोड़ना का मतलब ये नहीं है कि किसी को जाके तोड़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने, है ना, ये नहीं है। तोड़ने का मतलब है कम करना, तोड़ने का मतलब कम करना होता है। अगर आपने मोटिवेशन को कम कर दिया है, फेडिंग इसको बोलते हैं, फेडिंग, इसको क्या बोलते हैं? फेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने मोटिवेशन को कम किया तो बताइए जरा अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिगम कम होगा कि बढ़ेगा? मतलब बताइए जरा। अधिगम जब आपने कम किया मोटिवेशन को तो क्या होगा, बताइए। अधिगम भी तो कम होगा भाई, हाँ अधिगम भी तो कम होगा, हाँ बिल्कुल। तो ये देखो, ये तो आश्रित चर है, सॉरी ये स्वतंत्र चर है, मोटिवेशन स्वतंत्र चर है, लेकिन ये जो प्रभाव पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है? आश्रित पे पड़ रहा है। बात समझ रहे नहीं? आश्रित कौन है? मान लीजिए अगर मोटिवेशन दे रहे हैं, एक शिक्षक है यहाँ पर, ये शिक्षक को रख लीजिए आप, और यहाँ पे शिक्षार्थी को रख लीजिए आप, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है बताइए जरा? आश्रित चर पे पड़ रहा है ना, प्रभाव आश्रित चर पे पड़ रहा है। तो आप ध्यान रखना, प्रभाव डाला जहाँ जा रहा है वो बच्चे पर डाला जा रहा है, वो छात्र पर डाला जा रहा है प्रभाव। इसी को परतंत्र बोलते हैं, परतंत्र बोलते हैं। किसको? आश्रित चर को बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को बोलते हैं। चलिए मैं एक बार पढ़ता हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई? बात समझ में इतनी आई कि नहीं? जितना मैंने बोला अभी समझ में आया कि नहीं? बताइए जरा एक बार जरा मुझे कंफर्म करिए। चलिए मैं अब आपको हाँ हाँ हाँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हाँ हाँ सही, शाबाश। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना। देखो मैं पढ़ता हूँ अब यहाँ पर, जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन, परिवर्तन मतलब वही होता है जमा और घटाव की बात करता है, कमी और जोड़ने की बात करता है, यह जोड़ तोड़ करता है, तो उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। अब एक ही शब्द याद रखिए, परिवर्तन या जोड़ तोड़, आगे कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। स्वतंत्र चर को कारण चर कहा जाता है। इसका एक नाम देखिए निकल के आ रहा है, कारण चर भी बोला जाता है। रीज़न यही है कि इसकी वजह से प्रभाव जो पड़ा है, प्रभाव किस पे पड़ा है? प्रभाव पड़ा है शिक्षार्थी पर, स्वतंत्र पर, यही कारण है इसको स्वतंत्र चर बोला गया, सॉरी इसको कारण चर बोला गया, चर। और इसे प्रभावित करने वाला जो चर होगा उसे इसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रभावित करने वाला चर भी, प्रभावित करने वाले चर, प्रभावित करने वाला चर ये है। प्रभाव डालने वाला, प्रभाव डाल, देखो प्रभावित करने वाला चर और प्रभाव डालने वाला चर, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। बात को समझिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है? अंतर है। तो प्रभाव जिस पे पड़ता है भाई, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? छात्र पर, प्रभाव छात्र पर पड़ रहा है, ठीक है? तो यह आश्रित चर हो जाएगा, यही चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यह किसी दूसरे चर से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए पढ़ने का तरीका, बुद्धि, अभिवृत्ति, एटीट्यूड जिसको बोलते हो आप, व्यक्तित्व, प्रेरणा, आयु, ऐसी सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रेरणा देखो, अच्छा मैं बताऊँ एक चीज़ और, देखिए मेरी बात को ज़्यादा ध्यान सुनिएगा। प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि किसी प्रकार के चरों में, किस प्रकार के
चरों में जोड़ तोड़ की संभावना होती है? प्रश्न बनेगा ऐसे, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, सतत चर, असतत चर। बताइए जरा कौन सा सही जवाब होगा। प्रश्न का एक पैटर्न बता रहा हूँ कि किस प्रकार के चरों में जोड़ तोड़ का होता है। हाँ, आवाज़ चली गई क्या? ओके 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 ओके, ब्रेक होके आवाज़ जा रही मेरी। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ओके। चलो एक मिनट में थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखे रहिएगा, समझिएगा। तो आयु भी एक प्रकार की अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। आयु बढ़ती रहती है, तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग स्वतंत्र चर के बारे में। अब मैं बात करूँगा स्वतंत्र, अच्छा देखो, स्वतंत्र चर भी दो टाइप के होते हैं। चलिए, स्वतंत्र चर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप ई और एक होता है टाइप एस। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। आपके स्वतंत्र चर में व्यक्तित्व, हाँ पर्सनालिटी, हाँ आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ मेरे आ रही है। नहीं, पर्सनालिटी भी है। पर्सनालिटी देखो, मैं आपको कहूँ कि हाँ, घटना बढ़ना यहाँ पर व्यक्तित्व में अगर मैं बात करूँ, उसके स्वभाव के, उसके सील गुण को बात की गई है व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व वेरिएबल्स भी एक प्रकार का स्वतंत्र चर माना जाएगा, और स्वतंत्र चर मानने का कारण ये हुआ कि उसके स्वभाव के, उसके जो सील गुण हैं, उसके सील गुणों को ध्यान में रखा जाएगा। तो उसके स्वभाव घट बढ़ सकते हैं, ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है हम लोगों को, ठीक है। तो एक प्रकार से जहाँ पर स्वभाव को बढ़ाया जाए, या आप कहो उसके सील गुण को बढ़ाया जाए, उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, विकास किया जाए, तो वो माना जाता है ना, वो माना जाता है। स्वतंत्र चर के दो टाइप होते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, ये बेसिकली कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी बनाया जा सकता है आप लोगों को। ये स्वतंत्र चर के साथ साथ एक जानते हैं आप लोग, परिणात्मक चर भी होता है। परिणात्मक नाम सुना होगा आप लोगों ने, परिणात्मक का सुना है कि नहीं पता है? बताइए जरा। परिमाणात्मक होगा यार, परिमाणात्मक। पर नहीं, परिमाणात्मक, जो परिमाण ही होगा, परिमाणात्मक होगा, ठीक है, सही है, परिमाणात्मक ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यह एक ऐसा चर होता है जो मात्रा के रूप में होता है, जो मात्रा के रूप में होता है। तो कभी किसी किसी बुकों में आपको इसका भी पार्ट माना जाता है कि टाइप ई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट होता है, टाइप ई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट होता है, और टाइप एस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? सेलेक्टिव। टाइप एस का मतलब सेलेक्टिव होता है। तो आप यहाँ पर इन चीज़ को ध्यान से सुनिए मेरी बात को आप लोग। जो ये टाइप ई का चर है, देखो यहाँ पे संचालित एग्जाम में नहीं बनेगा आप लोगों से, संचालित वगैरह नहीं बनेगा, आपसे सिर्फ लिखा टाइप ई लिखेगा। बच्चे बता दो कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइप एरर वाला तो नहीं पूछ लिया है, और ये प्रश्न आया कहाँ से, अगर प्रश्न बनेगा तो टाइप ई एक्सपेरिमेंटल वाला होता है, और इसमें आप अपने मर्जी से जोड़ घटाव कर सकते हैं, उसे एक्सपेरिमेंटल कहा गया था, इसे ध्यान रखिएगा। अगर मैं सेलेक्टिव की बात करूं, यहाँ पर जैविक चर वाले की जिसको आप कह रहे हो, इस चर की बात करूं जिसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जैसे में आयु में आपकी मर्जी चल रही थी, बताइए कि घटा दीजिए, आपकी मर्जी से जाइए, इस साल में बच्चा बढ़ जाना चाहिए, चल रही थी आपकी मर्जी? नहीं चल रही थी ना। तो यही कारण है कि यहाँ स्वतंत्र चर में जैविक जो चर होता है, आयु बढ़ती है और आपकी मर्जी उस पर नहीं चल सकती है। स्वभाव की भी बात अगर मैं करूँ, हाँ सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि इसमें चेंजेस नहीं करेंगे आप, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ने का तरीका है, दंड है, पुरस्कार है, शोध है, प्रजाति है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, ये बहुत सरल चीज़ है। अगर देखो मैं जितनी चीज़ें बताऊँ ना सरल शब्दों में तोड़ के, वही समझिए बस। और अलग अलग चीज़ों में अगर जैसे आप देखेंगे तो इसका अलग अलग सेंटेंस मिलेगा, हर जगह पर अलग अलग आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं, आपको अलग अलग तरीके से हर जगह। आप अगर भरत कुमार सर की अगर आप क्लास देखेंगे तो उसमें आपको अलग मिलेगा एग्जाम्पल, है ना, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों से आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसलिए आप बस समझने की कोशिश करिएगा, बस आप समझने की सिर्फ कोशिश करिएगा। देखिए एक मैं बात करूँ आश्रित चर के बारे में, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आप जानते होंगे भली भांति तरीके से।
और वही चर है जिसको परतंत्र चर बोलते हो आप लोग, वही चर है जिसको आश्रित चर बोलते हो आप लोग। इसमें वही चीज़ें हैं जो बच्चे, जो छात्र और लर्निंग, ये सारी चीज़ें इसी में आती है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे फिर अच्छे से। देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के बाद, ये तो स्वतंत्र चर की बात कर रहा है ना, तभी जोड़ तोड़ लिखा है। आप मत सोचना कि जोड़ तोड़ इसमें भी आ गया है ना। तो उसका प्रभाव देखो, मैं बार बार वहाँ पे समझा रहा था आप लोगों से कि अभिप्रेरणा से प्रभाव पड़ा किस पे है, लर्निंग पर ना। तो जिस चर पर देखा जाता है प्रभाव, उसे ही हम बोलते हैं आश्रित चर। बस एक बार, अच्छा वो है नहीं शायद, क्या नाम उनका है, नाम क्या है भाई, महाराष्ट्र क्या नाम है उनका जो रहते हैं महाराष्ट्र में, निखिल, निखिल नाम है ना उनका। तो निखिल जी तो आज होंगे नहीं, आई थिंक, मुझे लग रहा होगा। लेकिन आप, उनका एक क्वेश्चन ये था, तो आप ध्यान समझिएगा कि प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर देखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आश्रित चर बोलते हैं। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आगे बात करें तो इसे व्यवहार और अनुक्रिया चर भी कहा जाता है। तो अब आप एक नया शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा भाई, एक बिहेवियर मिल रहा है और एक अनुक्रिया भी मिल रहा है। तो अब आप देखिए, अब शायद आप लोगों को नहीं पता था ये कि चर भी, आश्रित चर को भी ये व्यवहार कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं भाई। जहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है तो रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा, उसके बिहेवियर में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात ही होगा। तो यही कारण है इसके व्यवहार और अनुक्रिया का चर भी इसे कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि व्यवहार अनुक्रिया का चर अगर आ जाए तो अब कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर आप ढूंढना उसको कि वेरिएबल्स का पार्ट है तो ये किस पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर प्रभाव पड़ रहा होगा तो प्रभाव पड़ने से उसमें, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर यदि आ रहे हैं परिवर्तन प्रभाव की वजह से, तो आप वहाँ पर टिक मार देना आश्रित चर को, और या व्यवहार अनुक्रिया को टिक मार देना। ठीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है। आगे हम बात करते हैं, तो यदि पढ़ाने की विधि की बात करूँ प्रभाव में अध्ययन को लेकर, तो शैक्षिक उपलब्धि के शैक्षिक स्तर, उपलब्धि होगा यहाँ पे, उपस्थिति नहीं होगा, ठीक है, उपलब्धि होगा, ठीक है भाई। तो शैक्षिक उपलब्धि पर करना चाहते हैं तथा 2-3 भिन्न भिन्न विधियों के बच्चों से पढ़ाया जाना चाहिए और उसका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर देखा जाए तो अध्ययन में पढ़ाने की विधि का स्वतंत्र चर है और शैक्षिक उपलब्धि आश्रित चर होती है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि शैक्षिक रिसर्च के बारे में सबसे पहले किसने बात, यानी एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो जो प्रभाव पढ़ने की गतिविधि है, जो उपलब्धि आपको हुई है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, राइस के द्वारा, JN राइस के द्वारा, जो इन्होंने 1897 में किया था, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि जो प्रभाव पड़ रहा है एजुकेशन पर, जो बच्चों में बदलाव आ रहा है, उस प्रभाव को इन्होंने बताया कि शैक्षिक उपलब्धि हो गई उसे, और उसी शैक्षिक उपलब्धि को उन्होंने क्या मान लिया था, आश्रित चर मान लिया था। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की थी। हालांकि वेरिएबल्स कई टाइप के होते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना। एक देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ, एक संगत चर होता है, एक असंगत चर होता है, बात को समझिए पहले। एक संगत चर होता है, एक असंगत चर होता है, दो होते हैं। संगत चर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? क्या संगत चर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? नहीं बता पाओगे। संगत चर का मतलब होता है जो आवाज़, मतलब बात को समझिएगा, जो जहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं उसका एक मिलता जुलता जिन चीज़ों का अंतर नहीं कर पाता है, वह एक प्रकार का संगत कहलाएगा। और जैसे जो चीज़ें मिलती जुलती हैं, जो वेरिएबल्स मिलता जुलता है, वह एक प्रकार का आपका असंगत चर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो संगत और असंगत दो चर वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे बाय द वे मान चलो, जैसे देखो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और अगर मान लीजिए मेरे यहाँ से कोई बैकग्राउंड आवाज़ आती म्यूज़िक की, तो आप लोगों को दिक्कत होती समझने में, है कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन पर आप यहाँ पर ये सोचिए, ठीक है, कि आपने अंतर कर नहीं पा रहे हो, कि मेरी आवाज़ आप सुन नहीं पा रहे हो और मेरी म्यूज़िक की आवाज़ शायद आप समझ पा रहे हो, वहाँ पर सुन रहे हो, बात समझ रहे हैं आप मेरी संगत चर के बारे में। जहाँ आप मेरी आवाज़ को मिक्स कर दे रहे हैं तो वो संगत वेरिएबल्स के अंतर्गत आ रहा है। और जैसे अगर मैं आपसे बताऊँ, आपने मेरी आवाज़ों का अगर आपने अलग मिलती जुलती नहीं कर पाया, कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं बोल तो रहा हूँ, म्यूज़िक भी है मेरे साथ, मतलब मैं हूँ एक तरफ, प्लस में म्यूज़िक है,
और प्लस में एक और कोई व्यक्ति है, एक और व्यक्ति है, एक और व्यक्ति है, तो इनमें 3 व्यक्ति हो गए, 3 लोग हो गए। और यहाँ पर आप देखिए 3 लोग हैं। अब आपको पढ़ना है 3 लोगों के बीच। अब यहाँ पर बताइए सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किसकी वजह से होगा? म्यूज़िक की वजह से कि जो एक अदर पर्सन आप बोल रहा है मेरे पीछे, उसकी वजह से? बताइए। सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है म्यूजिक की वजह से, डिस्टर्ब कर सकता है आप। हाँ, आप इस पर्सन के साथ इस व्यक्ति के साथ मेरी आवाज़ को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई यहाँ पर ये सर है, यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यह एक प्रकार का असंगत चर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जरा समझिए, यहाँ पर संगत चर वह होता है जिसका प्रभाव प्रयोगकर्ता प्रयोज्य पर पढ़ने पर रोकता है। प्रयोज्य पढ़ने पर रोकता है। प्रयोज्य का मतलब होता है व्यक्ति। अगर मैं बात करूँ व्यक्तिगत का, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ, तो व्यक्तिगत पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकने की बात करता है। और मैंने आपसे यही कहा है कि वहाँ पर अंतर, अच्छा देखो एक चीज़ और, इसके अंतर्गत एक और चीज़ आता है यहाँ पर। अगर मैं आपसे बात करूँ, रिलेट करता है, साथ ही साथ आप जब पढ़ेंगे बाह्य चर और आंतरिक चर, तो उसके अंतर्गत एक मध्यस्थ चर आता है। बट ध्यान रखना आप लोग एक बात और यहाँ पर, कि इसी बाह्य चर जैसा ही संगत और असंगत चर के बीच में एक मध्य चर भी होता है, जहाँ पर जो मध्य चर होता है कि वो किसकी वजह से ऐसी हो रहा है। तो जो वजह, जैसे मैं कहूँ आवाज़ आ रही है, ठीक है, उस जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ से कोई, अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आवाज़ आ रही है, और उस आवाज़ को समाप्त करना है तो आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, और वही जो दरवाज़ा आपने बंद किया है, जो विंडो आपने बंद किया है, खिड़की दरवाज़ा जो भी है जो आपने बंद किया, वो मध्यस्थ चर हुआ कि नहीं चर हुआ? बताइए। वो कंट्रोल करने वाला एक मध्यस्थ चर हुआ कि नहीं हुआ? आवाज़ को कंट्रोल कर दिया। तो यह एक प्रकार का, अगर मैं आपसे बताऊं तो ये भी एक बाह्य और आंतरिक चर के अंतर्गत मध्यस्थ चर भी आता है, लेकिन संगत और असंगत चर के भी अंतर्गत इसकी भूमिका आती है। तो इसका नाम बन जाता है हस्तक्षेप वाला, इसका नाम बनता है हस्तक्षेप वेरिएबल्स के रूप में बन जाता है इसका रूप। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर प्रयोज्यों पर प्रभाव पड़ने पर जो रोकने की एक्टिविटीज़ करता था, बेसिकली ये भी रोकने की बात करता है संगत चर भी। तो व्यक्ति की बात हो या स्थितिगत सिचुएशन, यानी क्लासरूम है, कक्षा है, कहाँ पर है, सिचुएशन कौन सा है, सीक्वेंस यानी अनुक्रम, कौन सी कंडीशंस में है, कौन सा सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे सतत चर के बारे में जिक्र होती है। तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि जो आवाज़ मिलती जुलती है आप उसमें अंतर आसानी से कर लेंगे। जैसे दो टीचर के बारे में मैंने अभी जिक्र किया, तो आप इजीली बता देंगे। जहाँ पर असंगत चर वो होता है जहाँ मेरी आवाज़ और आपसे आवाज़ नहीं मिल पा रही है, तो वह असंगत चर हो जाएगा। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पर अगर ये याद हो गया तो आप इजीली एग्ज़ाम में प्रश्न को पढ़कर कर लेंगे सरल तरीके से। एक और आगे बात कर लेता हूँ। मापन की इकाई के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, एक एक्टिव, जैसे एक्टिव होते हैं, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय चर भी होता है इसमें मापन। अच्छा, हालांकि भाई देखो ये श्रेणीगत तरीके से अगर मैं बात करूँ तो सक्रिय और विशेषता वेरिएबल जो है दोनों के दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मापन की इकाई में दोनों के दोनों वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मापन की इकाई में कौन कौन सा होता है? सक्रिय होता है, और प्लस में क्या होगा आपका? विशेषता वाला चर होगा, एक विशेषता वाला चर होगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? वेरिएबल्स, एक विशेषता, बोलिए। हाँ, अब देखो इसमें होता क्या है। ये सक्रिय चर क्या होता है जानते हैं आप लोग? बताइए, सक्रिय चर क्या होता है? जिसमें आप हेर फेर कर सकते हो, जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हो, किसी साधन के रूप में कर सकते हो आप, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा दवा की मात्रा, मान लीजिए भाई अगर आपको पता है भाई कोविड, एक तरफ कोविड है, ठीक है, कोरोना, ठीक है, एक तरफ मेडिसिन है, एक तरफ मेडिसिन है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? एक तरफ मेडिसिन है, इसको रोकने के लिए प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं भाई? देखो मेडिसिन ही तो प्रभाव डाल रहा है, नहीं डाल रहा है? बताइए जरा एक बार। मेडिसिन, दवा जो है, अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आपने 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम कह रहा हूँ यार, 10 mg, ठीक है, मंगेश जी 100 mg है या 10 mg लीजिए, ऐसे जो भी है, ठीक है, 10 mg की अगर मान लीजिए कोई दवा है, आपने अगर दिया, किसको दिया? कोविड प्रभावित वाले व्यक्ति को। ये जो आश्रित चर है उस पर अगर आपने दिया, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है,
तो कितना चेंजेस हुआ, कितना बदलाव हुआ, कितना एक्टिव हुआ, क्या चीज़ हुआ, इसमें हम हेर फेर कर सकते हैं, इसमें भी हम हेर फेर कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा इससे। यदि वो दवा फ़ायदा नहीं की है उस व्यक्ति को, तो ये मेडिसिन, ये देखो मेडिसिन इसके लिए एक प्रकार से कौन सा चर हुआ, पता है आप लोगों को कौन सा चर हुआ? मेडिसिन। मेडिसिन एक स्वतंत्र चर हुआ, निराश्रित चर हुआ ये मेडिसिन। हाँ मेडिसिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये चीज़ें हो गई है ना आपका मेडिसिन यहाँ पर। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य था, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से, और इसमें जोड़ तोड़ कर सकते, जैसे अगर मान लीजिए दवा फ़ायदा नहीं की तो 200 mg दे दीजिए, हो सकता है 200 mg फ़ायदा कर जाए। पैरासीटामॉल 500 mg दीजिए जिसको दर्द वगैरह हो रहा है, हो सकता है भाई हो ऐसा हो फ़ायदा हो जाए उससे, है ना। तो ये चीज़ें जो है देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं सक्रिय भी, ठीक है। बहुत ईजी था ये, समझ गए थे आप आसानी से। आगे बात कर लेते हैं एक और। अच्छा, इसके अंतर्गत एक और वेरिएबल्स आते हैं ना, मैंने बताया था विशेषता भी, उसमें लिखा नहीं था विशेषता भी। विशेषता चर क्या होता है आप ध्यान समझिए। जो विशेषता वाले वेरिएबल्स होते हैं उसको जैसे लिंग, आयु इत्यादि चीज़ों में जो चेंजेस नहीं होते उसकी विशेषता है, उसके गुण है, बस। वेरिएबल्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है 2 ही से प्रश्न बनाए जाएंगे आप लोगों से वेरिएबल्स, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा बस, ठीक है भाई। तो एक विशेषता वाला हो जाएगा, जैसे विशेषता उसकी लिंग मान लीजिए, जेंडर को रख लीजिए, आयु को रख लीजिए, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या उसकी आयु को रोक देंगे आप लोग, बताइए? अगर कोई व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है तो उसका क्या खींच के बड़ा कर देंगे? उसे नहीं कर पाएंगे ना आप लोग, हाँ। तो वही चीज़ है। अगर मैं बात करूँ तो अध्ययन अभिकल्प के आधार पर बात करूँ तो गुणात्मक की चर की बात होती है, ठीक है। अच्छा देखो, अध्ययन अभिकल्प की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत श्रेणीगत भी चर आते हैं, निरंतर चर भी आते हैं, कई चर भी आते हैं। इसके अंतर्गत कई वेरिएबल्स भी देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले गुणात्मक वेरिएबल्स और एक मात्रात्मक, बस 2 ही याद रखिए। गुणात्मक को जानते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? यहाँ आप उन चरों को कहते हैं जिनमें मात्रा के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जाता है और नहीं किया जा सकता, मतलब मात्रा के रूप में। और अगर मैं आपसे कहूँ गुणात्मक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गुण देखे जाएंगे, अभी मैं बताता हूँ कैसे। और ये देखो मात्रात्मक चर है, जिन चरों के मात्रा के रूप में व्यवस्थित किया जाए उसे मात्रात्मक चर कहते हैं। अब जरा मुझे आप लोग बताइए, मात्रात्मक वेरिएबल्स है एक तरफ और एक तरफ है गुणात्मक वेरिएबल्स। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मात्रात्मक वेरिएबल्स क्या होता है, क्या आपको पता है? बता सकते हैं मुझे? मात्रात्मक वेरिएबल्स क्या होता है, मुझे बता सकते हैं आप लोग? देखो, मात्रात्मक में आपको एक बात ये याद रखनी है सिंपल लैंग्वेज में, कि जो मात्रात्मक होता है वो स्ट्रक्चरल डेटा होता है। स्ट्रक्चर, मैं कह रहा हूँ कि जो मात्रात्मक होता है, जो मात्रात्मक होता है वह क्या होता है? मात्रात्मक वेरिएबल्स वह एक स्ट्रक्चरल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें सर्वे होता है, जिसमें नंबर दिए होते हैं, जिसमें स्टार देना पड़ता है, जिसमें आपको अगर मैं बात करूँ तो स्टार के साथ साथ आप कमेंट भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। कमेंट भी मात्रात्मक में आप डाल सकते हैं। सर्वे, एक्सपेरिमेंटल वगैरह मात्रात्मक चर को आप डाल सकते हैं। तो बेसिकली आप नंबर याद रखिए, आपको नंबर से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर याद रखिए मात्रात्मक चर में जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। और गुणात्मक मतलब उसमें यहाँ पर देखिए तो इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, मतलब संख्या का प्रयोग नहीं होगा। तो फिर किसका प्रयोग होगा भाई? फिर किसका प्रयोग होगा? फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का प्रयोग होगा, असंरचित डेटा का प्रयोग होगा। जैसे अगर मैं आपको इंटरव्यू बताऊं, इंटरव्यू फोकस, इन ग्रुप ऑब्जर्वेशन और कमेंट शायद इसमें होगा। कमेंट इसमें करना, कमेंट इसमें मत डालो, कमेंट इसमें डालो। कमेंट एक गुणात्मक होगा, है ना। कमेंट इसमें कर लो, ओके। कमेंट हो सकता है इसमें। एक्यूरेसी, यथार्थता, एक्यूरेसी। और स्लो, फास्टर जैसी गतिविधि नहीं होगी। स्लो फास्टर इसमें होगी मात्रात्मक में। मात्रात्मक स्लो फास्टर होगा, ठीक है। तो ये होगा। जैसे ऑडियो वीडियो किस में होगा? ऑडियो वीडियो का अगर एक वेरिएबल्स आप मान रहे हैं किस में होगा? तो गुणात्मक में होगा। ऑडियो वीडियोस है ना, ऑडियो वीडियो ये सारी चीज़ उसमें हो जाएगी, ठीक है। तो यह एक प्रकार का आपका मात्रात्मक और गुणात्मक वेरिएबल्स के रूप में भी देखा जा सकता है। एग्जाम में आपको आश्रित निराश्रित चर से प्रश्न कई बार बनाए गए हैं, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई, कितने वेरिएबल्स रह गए यार, बहुत सारे। समस्या की पहचान, अच्छा, ये तो वो हो गया। चलो, इसके बारे में मैं कल आप लोगों से ना, समस्या की पहचान क्या है और प्रकल्पना क्या है, इसके बारे में आप लोगों से कल की क्लासेस में आप सबसे जिक्र करूँगा इसके बारे में, ठीक है भाई? सही रहेगा। ये सारे के सारे उसका स्टेप है, स्टेप मैं कल आप लोगों से बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखिए।
सोशल वर्क में, ठीक है। वेरिएबल्स को ही कल मैं आप लोगों से शुरुआत करूँगा स्टेप, उसके बाद रिसर्च टॉपिक समाप्त। बाकी जो चीज़ें बचेंगी मैं आपको बता दूंगा, मॉनिट वगैरह क्या होता है वो चीज़ें भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट है आप लोगों को पूछिए, सुनीता मैम, संगीता मैम, जो भी है।